हेलो गाइस, आज इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स में लास्ट 1 वीक के 15 फेब से 21 फेब के कुछ करंट अफेयर्स कवर करेंगे। लास्ट 1 वीक में अगर हम देखें आईआर रिलेटेड करंट अफेयर्स में कुछ खास ऐसा था नहीं जो आपके बहुत ज़्यादा काम का हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देयर वर कपल ऑफ न्यूज़ जो इंडियन एक्सप्रेस में 2-3 आर्टिकल्स थे, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ बिकॉज आज बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं जो कवर किया जाए। तो इस वीडियो के साथ में हम आपको इंडिया ईयू का लेक्चर भी मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री साथ में दे रहा हूँ। जिस बच्चे को भी लगेगा कि यार मैं थोड़ा सा इंडिया ईयू रिलेशंस जो है वो रिवाइज कर लेता हूँ, तो थ्रू दिस वीडियो यू कैन डू दैट आफ्टर टुडेज क्लास। एनीवेज, सबसे पहले आपने ये सुना होगा कि जब रशिया के यूक्रेन की वॉर का 1 साल हो गया तो व्लादिमीर पुतिन ने अपनी स्पीच दी। उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की। देयर वर लाइक कपल ऑफ स्पीचेस। ही टॉक्ड अबाउट हाउ वेस्ट इज डिस्ट्रॉइंग द फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी। सेम सेक्स मैरिज को वेस्ट जो है बहुत बढ़ावा दे रहा है। उसमें व्लादिमीर पुतिन ने क्लैरिफाई किया कि यार चलो देखो, इंडिविजुअल की लाइफ होती है, कोई भी पर्सन जो है एडल्ट है, दैट पर्सन डिसाइड्स फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। बट व्लादिमीर पुतिन पॉइंटेड आउट सर्टेन इश्यूज विच showed the kind of contempt that he is having for this ultra left modern western values. For example, व्लादिमीर पुतिन सेड समथिंग लाइक कि यार अभी ये ना जेंडर न्यूट्रल गॉड की बातें कर रहे हैं ब्रिटेन वाले, जो ये हैं ब्रिटेन वाले क्या बोल रहे हैं, इवन पीडोफिलिया इज अ मैटर ऑफ टेस्ट। तो पागल हो गए हैं क्या ये वेस्ट वाले, ऐसा कोट अनकोट उन्होंने स्पीच दी। तो इस तरह की वो बातें कर रहे थे। हैविंग सेड दैट, हमारे लिए वो तो एक जनरल सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। हैविंग सेड दैट, सिक्योरिटी या आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ हमें इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि कोल्ड वॉर के टाइम पर यूएसए और रशिया इनके बीच में चल रही थी बहुत स्ट्रॉन्ग आर्म्स रेस। रोज के रोज वो नए नए हथियार के जो आर्सेनल इकट्ठे कर रहे हैं, यूएसए भी और रशिया भी, यूएसएसआर बोलते थे उसको। तो जो कोल्ड वॉर का द्वितीय फेज था, जिसको हम बोलते हैं पीसफुल फेज, जहां पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेके आए गए, उस फेज से एक चीज स्टार्ट हुई कि यार हम एक काम करते हैं, यूएसए और रशिया और यूएसएसआर हम एक काम करते हैं कि हम कुछ ट्रीटीज साइन करते हैं, जिन ट्रीटीज के थ्रू हम अपना न्यूक्लियर वॉरहेड या अदरवाइज जैसे एंटी बैलिस्टिक वॉरहेड, इस तरह की चीजें जो हैं उसको रिड्यूस करते हैं, उस पर कैप लगाते हैं। अब 2 तरीके से ही आप अपने हथियारों को रिड्यूस कर सकते हो। एक, नंबर ऑफ वेपन्स दैट यू हैव, आप उसको रिड्यूस कर सकते हो कि चलो मेरे पास अगर 5000 बम है तो मैं मैक्सिमम 2000 रखूंगा, 2000 है, मैक्सिमम 1000 की लिमिट है, तो सारी कंट्रीज अपने ना नंबर ऑफ वेपन्स कम करो, 5000 से 1000 पे ले आओ। या तो हम ऐसे करेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, वेपन्स की इंटेंसिटी कम कर सकते हैं कि अगर मेरे पास इस ग्रेड का वेपन है तो इसकी इंटेंसिटी कम की जाए। अगर इतनी रेंज का वेपन है, 300 किलोमीटर तक जा सकता है न्यूक्लियर वॉरहेड को लेकर, तो नहीं, अब हम मैक्सिमम कौन से हथियार रखेंगे जो 100 किलोमीटर तक ही जा सके। इस तरह से मैं आपको हाइपोथेटिकल फिगर्स बता रहा हूँ। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि दोनों चीजें, नंबर ऑफ वेपन्स भी हम कम रखें और उनकी इंटेंसिटी जो है उसके ऊपर भी कोई कैप लगी हो। तो इस तरह के बहुत सारे मेजर्स जो हैं यूएसए और रशिया ने लेने शुरू किए। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी थी, स्टार्ट ट्रीटी थी, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2, इस तरह से ट्रीटीज चली। उसी तरीके से एक ट्रीटी थी जिसको हम बोलते हैं स्टार्ट ट्रीटी, जिसको बाद में न्यू स्टार्ट ट्रीटी के नाम से उसका नाम जाना जाता है। अब है क्या, पिछले 15-20 साल से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स दोबारा होनी शुरू हुई रशिया और यूएसए में, एंड दीज कंट्रीज हैव स्टार्टेड टू विदड्रॉ और एटलीस्ट सस्पेंड देयर पार्टिसिपेशन इन द ट्रीटीज। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? इसका मतलब क्या है कि लेट्स से अगर रशिया ने और यूएसए ने कोई ट्रीटी साइन की हुई है जिसके अंदर वो बोलते हैं कि चलो जी हम तो मैक्सिमम 1550 ऐसे वाले वेपन्स रखेंगे जो न्यूक्लियर वॉरहेड को लेके जा सकते हैं, या फिर हम तो इतनी इंटेंसिटी के ही मैक्सिमम वेपन्स रखेंगे। ये यूएसए और रशिया दोनों ने ट्रीटी साइन कर ली ताकि एक दूसरे के प्रति कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और यूरोप को न्यूक्लियर वॉर से बचाया जा सके। बिकॉज अदरवाइज रोज न्यूक्लियर टेस्टिंग होती रहेगी, नए नए हथियार बनाते रहेंगे, तो एक एटमॉस्फेयर ऑफ फियर क्रिएट होता है, एटमॉस्फेयर ऑफ इनसिक्योरिटी क्रिएट होता है, इवेंचुअली कल्मिनेटिंग इनटू परसेप्शन प्रॉब्लम लीड्स टू द एक्चुअल वॉर। तो अब ये ट्रीटीज होने शुरू हुई और फिर पिछले 15-20 साल से इन ट्रीटीज से विड्रॉल या फिर लैक ऑफ पार्टिसिपेशन शुरू हो गई। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से विड्रॉ कर गया था। उसको लगा कि यार ठीक है, हमारी ट्रीटी रशिया से हुई थी, वो भी मेजर्स ले रहे हैं, हम भी मेजर्स ले रहे हैं, बट लुक एट दिस कंट्री चाइना तो इतने वेपन्स बनाई जा रहे हैं, तो हमें तो भाई बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज ऑफ अदर कंसर्न्स हम इससे विड्रॉ कर रहे हैं। वैसे ही अभी व्लादिमीर पुतिन ने जो एक लास्ट ट्रीटी थी
जो एक कॉन्फिडेंस इंस्पायर करती थी न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी का, वो थी न्यू स्टार्ट ट्रीटी। व्लादिमीर पुतिन ने उससे विड्रॉ कर लिया। तो वो विड्रॉ इन द सेंस कि उन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। इसका मतलब क्या है, 2026 तक ये ट्रीटी चलनी थी। इसमें होता क्या है कि जो अमेरिका की मिलिट्री साइट्स हैं वहां पर रशिया जाके इंस्पेक्शन कर सकता है, जो रशियन मिलिट्री साइट्स हैं वहां पर अमेरिका जाके इंस्पेक्शन कर सकता है, एक दूसरे को म्यूचुअल इंस्पेक्शन करेंगे और कैप लगी हुई थी। अब ये दे बोल रहा है रशिया कि अमेरिका जो है अपनी साइट्स की प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं करवाता है। अमेरिका जो है यूक्रेन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि रशिया जो है वो स्ट्रेटेजिकली फेल हो जाए, इस वजह से हम इस ट्रीटी से विड्रॉ कर रहे हैं। तो इससे पहले जो ट्रीटी थी उसका नाम था सोट ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, जिसको ट्रीटी ऑफ मॉस्को भी बोलते हैं। फिर ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी थी। अगेन आपको एम भी समझ आ गया कि हमें न्यूक्लियर वॉरहेड्स कम करने हैं, मिनिमाइज करने हैं, कैप लगानी है और उनकी इंटेंसिटी भी कम करनी है। फॉर एग्जाम्पल जो स्टार्ट वन ट्रीटी थी उसने क्या बोला कि यार आप मैक्सिमम 6000 वॉरहेड्स रख सकते हो, न्यूक्लियर वॉरहेड्स। आगे आगे हमने और इससे सोफिस्टिकेटेड ट्रीटीज लेके आए थे, बस आपको आइडिया कम्युनिकेट करने के लिए बता रहा हूँ। सिमिलरली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ICBM जिसको हम बोलते हैं कि मैक्सिमम आप 1600 रख सकते हो। ठीक बात, क्लियर? सो आई होप आपको समझ आया। अब इसका मतलब क्या है? ऑफ कोर्स इट्स समथिंग दैट इज अनफॉर्चुनेट अगर यूरोप में ऐसा होता जाएगा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग्स जो स्टेप्स है वो कम होते जाएं और एक दूसरे को लेकर ज़्यादा इनसिक्योरिटी का माहौल हो, इवेंचुअली वॉर्स हो रही हैं, वॉर्स कैन लीड टू न्यूक्लियर वॉर्स। तो दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ वर्ल्ड वी हैव एनविजन्ड। तो ऑफ कोर्स इट्स समथिंग दैट हैज़ टू बी सीन। थोड़ा सा ग्रीम सिचुएशन ही है, ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए। रशिया यूक्रेन में डिस्कशंस के थ्रू, डायलॉग्स के थ्रू इशू सॉल्व होना चाहिए। साल हो गया वॉर होते हुए। सेकेंड, आपने अगेन इंडियन एक्सप्रेस में ही देखा होगा, एक्सप्लेन्ड सीरीज में एक्सप्लेन्ड ग्लोबल आता है कि इंडियन एक्सप्रेस में, वहां पे उन्होंने लिखा था व्हाई चाइना स्टैंड ऑन रशिया एंड यूक्रेन इज रेजिंग कंसर्न। चाइना की यूक्रेन रशिया वॉर में रशिया को लेकर उनकी बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। तो उनकी जो सपोर्ट है रशिया को लेकर उसको वो टर्म देते हैं नो लिमिट फ्रेंडशिप। मतलब क्या है कि चाइना जो है रशिया के साथ हर तरीके से खड़ा है। क्या ऐसी चीजें जिससे हम ये चीज को डिसर्न भी कर सकते हैं कि उनका उनका स्टैंड क्या है? तो आप देखोगे कि चाइना जो है उसने रशिया को बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं किया है, चलो वो तो इंडिया ने भी नहीं किया है। रशिया जो है वो, चाइना ने ये बोला है कि रशिया को प्रोवोक किया गया है, नेटो ने प्रोवोक किया है। इंडिया ने ये नहीं बोला है, पर इंडिया ने ये जरूर बोला है कि हाँ देखो जी कि ये जो इंटरनल मैटर है डायलॉग के थ्रू सॉल्व होना चाहिए, आज की डेट में हमें किसी से भी लड़ना नहीं चाहिए, ये इंडिया ने जरूर बोला है। बट बाय एंड लार्ज चाइना ने क्या किया, रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया। उन्होंने बोला कि रशिया आराम से बैठा था, वेस्ट ने उसको प्रोवोक किया है। उसके बाद यूक्रेन वॉर के बाद भी रशिया और चाइना ने जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स की हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की हैं। हाँ, एक पोस्चर बहुत अच्छा चाइना ने मेंटेन किया है कि देखो सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हर देश की इंपॉर्टेंट है, इसलिए यूक्रेन की भी इंपॉर्टेंट है, बट दैट इज द पोस्चर। यू आर हैविंग जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स विद Russia, you are having no limit friendship with Russia and you are refusing to criticize Russia and so on। तो रशिया ने, चाइना ने क्या किया है, एक बहुत फाइन लाइन जिसको हम बोलते हैं, इनफैक्ट ऑफन कॉन्ट्राडिक्टरी लाइन उसने मेंटेन की हुई है, जहां पर क्या हो रहा है, ऑन वन हैंड इट इज presenting itself as the country striving for peace in Ukraine, but at the same time privately aiding, supporting, abetting रशियाज वॉर इन यूक्रेन। तो आप देखोगे तो चाइना का जो स्टैंड है वो भी मतलब इतना क्लियर सा नहीं है, इसको लेकर ये आर्टिकल डिस्कस कर रहा था। ठीक, तो सो फार अगर आप देखोगे तो चाइना ने मटेरियल सपोर्ट काफ़ी प्रोवाइड की है रशिया को। यूएसए को बहुत कंसर्न है इस चीज़ को लेकर, यूएसए को बहुत कंसर्न है। लेकिन मैं आपको अदरवाइज एक चीज़ बताना चाहता हूँ, उसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि यूएसए बहुत ज़्यादा मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को। रशिया को भी मटेरियल सपोर्ट की ज़रूरत है। उसने अभी लिस्ट भी दी थी इंडिया को कि अरे रेलवे पार्ट्स, ये 10 इतनी सारी चीज़ें हैं, कोई भी कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया अगर हमें प्रोवाइड करना चाहे तो या सपोर्ट करना चाहे तो। अब एक जो स्कूल ऑफ थॉट है वो क्या बोल रहा है चाइना में, वो बोल रहा है कि चाइना को रशिया को चीज़ें प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। क्यों? वो बोलते हैं कि यार यूएसए है ना जो, और रशिया ये लड़ रहे हैं यूक्रेन में। अगर देखा जाए फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस यूएसए प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को सप्लाईज।
इससे यूएसए की तो जो स्टॉक पाइल है वो कम हो रहा है। अगर वो अपने हथियार देता जा रहा है, आर्म्स देता जा रहा है, सब चीजें यूक्रेन को देता जाएगा तो उसका स्टॉक पाइल कम होगा। इन द मीनवाइल रशिया के पास में एक अच्छा स्टॉक पाइल है, ऐसा तो है नहीं कि रशिया वाइप आउट हो जाएगा। अगर चाइना आराम से अपना स्टॉक पाइल मेंटेन करे और बढ़ाता जाए तो कल को अगर चाइना सिमिलर काइंड ऑफ एक्सरसाइज करता है ताइवान में, जैसा रशिया ने यूक्रेन में किया, तो यूएसए विल नॉट हैव दैट अमाउंट ऑफ स्टॉक पाइल लेफ्ट कि वो बोले कि मैं यूक्रेन में भी सप्लाई दे रहा हूं, मैं ताइवान में भी सप्लाई दे रहा हूं। तो चाइना के लिए इजी हो जाएगा ताइवान को अपने अंदर मिलाना थ्रू मिलिट्री पर्पस। अब ये मैं आपको बोल रहा हूं स्कूल ऑफ थॉट फ्रॉम चाइनीज पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज नॉट समथिंग कि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। इंडिया तो चाहेगा ही नहीं, इंडिया तो यही चाहेगा कि ताइवान जो है उस, इंडिया वन नेशन में मानता है, पर इंडिया क्या बोलेगा कि ताइवान जो है उसकी एक अपनी मार्केट इकोनॉमी है, अपनी उसकी एक फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस टू ग्रेट एक्सटेंट एक सॉवरेनिटी से भी है ही है। बट अगर ताइवान को चाइना में मर्ज करना है तो थ्रू पीसफुल मेजर्स, थ्रू पीसफुल मीन्स थ्रू रेफरेंडम ही हो एंड नो मिलिट्री एक्शन और एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट शुड टेक प्लेस। बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि चाइना में कुछ लोग इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ अपने को रशिया को सपोर्ट करना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं चाइना ना करे बिकॉज इन द लॉन्ग रन इट विल हेल्प चाइना विज अ वी यूएसए ताइवान। ओके, तो इस तरह से वो एलिज तो कर ही रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं यूक्रेन रशिया इशू में। इट इज़ द यूएस विच इज़ एडिंग फ्यूल टू द फायर। ऑलराइट, तो यही चल रहा है। आई होप आप इसको थोड़ा सा समझ पाए होंगे। इंडिया को ऑफ कोर्स थोड़ा सा देयर इज समथिंग टू वरी इन द सेंस कि चाइना और रशिया इफ दे आर इफ देयर बॉन्डिंग इज इंक्रीजिंग अ लॉट, तो आपके नेबरहुड में दो ऐसे देश हैं जिनके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग उनकी बॉन्डिंग है और उसमें से एक देश आपको एनिमी देश की तरह मान रहा है, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा ट्रबलसम हो जाता है। ऑलरेडी भी जो है ना रशिया ने सेल्फ इम्पोज मोराटोरियम जो था उनका कि हमने चाइना को हथियार नहीं प्रोवाइड करने, वो कुछ साल पहले उन्होंने उसको हटा दिया। अभी उन्होंने उनको अमूर क्लास जो सबमरीन भी प्रोवाइड की थी। उसके बाद में रशिया ने चाइना को आई थिंक सुखोई वगैरह भी दिए थे। तो इसलिए ऑलरेडी दे आर कमिंग टुगेदर एंड दिस वॉर may bring them together eventually, that may have some implications for India. Alright, so thank you as far as these current affairs are concerned. इतना ही जो है काम का अपने पेपर में आ सकता है। Having said that, as I said कि इस लेक्चर के साथ में हम एक EU का लेक्चर भी चढ़ा रहे हैं। मुझे है कि वो छोटा सा लेक्चर है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपका एक टॉपिक और कवर हो जाएगा। करंट में कुछ नहीं हुआ है उससे रिलेटेड, जस्ट जनरल स्टडीज के लिए। I'll see you next Wednesday. Take care. Just like before starting any topic, I like to go through the geography of it. So let's do the same thing here as well. This is the map of European Union. ये देखिए यूनियन क्या है, एट द एंड ऑफ द डे आपको देखना है कि कोई भी जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको हम बोलते हैं बच्चे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। जब few countries, let's say collection of countries, mostly neighboring countries, when they form an organization, then we call it a regional organization. तो इसके हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को। फॉर एग्जांपल यू हैव डन एशियान, आसियान किया आपने, एपेक किया है, मीकोंग गंगा कॉपरेशन किया है ना। वैसे अभी आप करोगे आगे मेरे साथ में ब्रिक्स, वैसे ही आप करोगे मेरे साथ में बिम्स्टेक, ठीक। इसी तरह से कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे। इसी तरह से वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजेशंस which acted like an inspiration for others is the European Union. Okay, so this is a regional organization, collection of few countries, they are making an organization. तो ये देखो from Portugal to Spain to France, Belgium बहुत important member है, Netherlands, then Germany, one of the largest and the strongest member of European Union, Denmark, फ्रांस, इटली, स्लोवेनिया, हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, इन सबको बाद में ऐड किया था, पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, फिनलैंड एंड स्वीडन। कैन यू सी, ये सब यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं। एनीवेज, सो दिस इज द मैप ऑफ यूरोपियन यूनियन। इन कंट्रीज ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है। अब कैन यू सी वन थिंग, जस्ट बिकॉज यू आर इन यूरोप does not necessarily mean that you are a part of European Union. ऐसा भी हो सकता है कि I am a European country but I decide against
ज्वाइनिंग यूरोपियन यूनियन, फॉर एग्जांपल ये देखो नॉर्वे। नॉर्वे में बहुत साल पहले रेफरेंडम हुआ था और लोगों ने बोला कि हमें नहीं ज्वाइन करनी है ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली नॉर्वे में दोबारा एक रेफरेंडम हुआ था कि शुड वी ट्राई टू गो फॉर ईयू, लोगों ने दोबारा बोल दिया कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, वी आर फाइन लाइक दिस ओनली। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कोई कंट्री यूरोप में तो है बट यूरोपियन यूनियन को ही लगे कि यार हमने नहीं बनाना इसको अपना मेंबर, हो सकता है। देखो फॉर एग्जांपल यही लगा लो आप, बेलारूस। बेलारूस जो है तो आरयूएस, है तो ये यूरोप में, लेकिन नहीं बनाया हुआ इसको मेंबर। ठीक, तो इस तरह से ये जरूरी नहीं है कि इफ यू आर अ यूरोपियन नेशन तो आप यूरोपियन यूनियन के भी मेंबर होगे। अब एक मैप आपको मैं और दिखाना चाहता हूँ। इस मैप को स्लाइटली, इसको थोड़ा सा आपने केयरफुली देखना है। ये देखो, ये जो ब्लू कलर के हैं ये सब कौन है? करंट मेंबर्स। ये सब हैं करंट मेंबर्स सारे के सारे। और ये जो रेड कलर में है ये है फॉर्मर मेंबर्स, पहले हुआ करते थे और अब छोड़ दिया। तो इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास में? As you can see, we have the example of UK. UK used to be a member, but it is not a member anymore. अभी मैंने आपको बताया ना कि इसने क्या किया है, रेफरेंडम करवा के यूके ने इसको छोड़ दिया है। सिमिलरली और भी कंट्रीज हैं जिन्होंने पुराने टाइमों में रेफरेंडम करवा के छोड़ दिया था। फॉर एग्जांपल ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में भी रेफरेंडम हुआ था बहुत पहले, तब ईयू ही प्रॉपरली नहीं बनी थी और उन्होंने छोड़ दिया था। फिर उसके बाद में आते हैं बच्चे हमारे पास में पोटेंशियल कैंडिडेट्स। पोटेंशियल कैंडिडेट्स में आप देख सकते हो कौन है सबसे बड़ा? टर्की। टर्की हैपन्स टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट पोटेंशियल कैंडिडेट्स। इन फैक्ट बिकॉज ऑफिशियल कैंडिडेट बोल दो या पोटेंशियल कैंडिडेट बोल दो कि कैंडिडेट जिसको यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप मिलनी चाहिए। इन फैक्ट बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि रीजन वाई टर्की इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग इस्लामिक इज कि टर्की को ऐसा लगा है कि यूरोप, डिस्पाइट द फैक्ट कि अच्छा खासा टर्की यूरोप में आता है, फिर भी इसको कभी यूरोपियन नेशन माना ही नहीं जा रहा, इसको इस्लामिक नेशन माना जाता है। तो फिर टर्की को लगता है कि यू नो व्हाट, इफ यू पीपल डोंट थिंक दैट आई एम वन ऑफ यू गाइस, देन आई माइट एज वेल नॉट बी अ पार्ट ऑफ यूरोप, पर मैं इस्लामिक वर्ल्ड का ही हेड बन जाता हूँ अगर तुम लोगों ने मुझे अपना मेंबर नहीं बनाना। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं। बट नाउ यू कैन सी कि दिस इज द मैप ऑफ ईयू। ईयू के जो मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन के वो है 27 मेंबर्स। इट है 28 मेंबर्स, फिर ब्रिटेन के एग्जिट के बाद में 27 मेंबर्स आ जाते हैं। तो चलो अब आपको मैप क्लियर हो गया है, तो नाउ वी शुड स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक दैट इज यूरोपियन यूनियन। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बच्चे इसका इंट्रोडक्शन कि ये स्टार्ट कैसे हुई यूरोपियन यूनियन, फिलोसफिकली स्टार्ट कैसे हुई। तो है क्या है? इट इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑलमोस्ट 27 कंट्रीज। ये ना बहुत सोफिस्टिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका खुद का पार्लियामेंट भी है। दैट्स राइट। अब आपको लगेगा कि अगर लेट्स से मान लो कोई भी कंट्री है फ्रांस, फ्रांस का खुद का भी तो पार्लियामेंट है और फिर वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है एंड देयर इज अ यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट एज वेल। तो हु डिसाइड्स व्हाट? तो होता क्या है कि देयर आर सम फंक्शंस, those functions or some guidelines that are provided by this parliament which is EU parliament, और फिर फ्रांस का जो पार्लियामेंट है वो उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली पॉलिसीज बनाता है। So this is, it's pretty much like this. Let me give you an example. Let's say इंडिया की एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इंडिया का पार्लियामेंट है, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंगली जैसा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसी हिसाब से आपको पता होगा कि कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट, पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट एंड देन सो ऑन, सिमिलरली आंध्र प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट, these also form these governments also make laws, but दो चीजें रहती है, एक तो सम पावर्स आर रिजर्व फॉर पार्लियामेंट, उसके ऊपर कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट या पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट लॉ ही नहीं बना सकती। फॉर एग्जांपल पंजाब टुमारो कैन नॉट से कि यार हमने अपनी खुद की करेंसी के ऊपर लॉ बना दिया, करेंसी तो एक ही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। सिमिलरली टुमारो आंध्र प्रदेश कैन नॉट कम अप विद इट्स ओन फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी इज एसेंशियली मेड बाय द यूनियन ऑफ इंडिया। Okay, so states cannot have their own foreign policy, only India as a country can have its foreign policy.
तो लेकिन देर आर सो मेनी थिंग्स जिसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉस तो बना सकती है, बट दे हैव टू बी मेड इन अकॉर्डेंस विद पार्लियामेंट्स कोऑर्डिनेशन। उसी तरह से इधर होता है कि you have, it's a very sophisticated body, it has its own parliament, it had its own currency जिसको हम वो बोलते हैं, यूरो बोलते हैं, but notwithstanding all these things you have to respect the fact that कि पार्लियामेंट्स जो है कंट्रीज के और यूरोप का वो बड़े कोऑर्डिनेशन में काम करता है। अब इंस्पिरेशन इसकी कहाँ से आई, ये बनी कहाँ से? तो इंस्पिरेशन में ना जो सबसे पहला हम बोलते हैं वो हम बच्चे बोलते हैं, एक बहुत बड़े थिंकर हुए जो आपको हम एथिक्स में कराएंगे, इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ही टॉक्ड अबाउट परपेचुअल पीस। ये क्या बात बनी आपको ना, आई वॉन्ट टू टुडे टेल यू वन थिंग कि लुक एट दिस कॉन्टिनेंट, जस्ट लुक एट दिस कॉन्टिनेंट, दिस होल यूरोपियन कॉन्टिनेंट। वर्ल्ड वॉर 2 से लेके आज तक 2020 तक, which is like तकरीबन 70 years, this has been one of the longest peaceful time in Europe's history. Otherwise Europe has a very violent history. जर्मनी, हिटलर फाइटिंग विद फ्रांस, हिटलर फाइटिंग विद देम, उससे पहले फ्रांस एंड यूके फाइटिंग विद ईच अदर, उससे पहले ऑस्ट्रिया हंगरी फाइटिंग विद यूके, रशिया फाइटिंग विद पोलैंड, पोलैंड फाइटिंग विद फिनलैंड। इनकी ना बहुत ज्यादा परपेचुअली बहुत वायलेंट हिस्ट्री रही है यूरोप की। लेकिन इमैनुअल कांट ने एक बार एक्सपेक्ट वो किया था, काइंड ऑफ जिसको आप बोल दो कि he had a dream that one day Europe will have a perpetual peace, countries will live in cooperation and not in conflict. तो कहीं ना कहीं तो फिलोसफिकल इंस्पिरेशन इज कमिंग फ्रॉम इमैनुअल कांट्स आइडिया। दूसरा एक जो हम ज्यादा इससे क्लोज बोलते हैं वो बोलते हैं, एक और थिंकर हमारे पास हुए हैं जिनका नाम है विक्टर ह्यूगो। विक्टर ह्यूगो जो है इनकी एक 1885 की स्पीच है जिसको हम बोलते हैं कि दैट हैपन्स टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीचेस एज फार एज द फॉर्मेशन ऑफ ईयू इज कंसर्न। ऐसा बोलते हैं कि दिस स्पीच प्लांटेड अ सीड, इसने बीज उगा दिया और फिर इवेंचुअली ईयू एज अ ट्री बनके बड़ा हुआ। तो इन्होंने क्या बोला था अपनी स्पीच में, इन्होंने बोला था अ डे विल कम व्हेन, a day will come in Europe when arms will fall off, हथियार लोग गिरा देंगे, and war will look absurd। वॉर का कोई पॉइंट नहीं लगेगा कि यार ये तो बहुत एब्सर्ड आइडिया है, लड़ना भी कोई मतलब सिविलाइजेशंस को शोभा नहीं देता। इट डजंट सूट अ गुड civilized nations that they are fighting with each other. He contemplated, he hoped that a day will come in the history of Europe when arms will fall off and war will look absurd। चलो अब यहां से तो आ गया एक इंस्पिरेशन फिलोसफिकल, जिसको मैंने बोला कि इंस्पिरेशन। उसके बाद में अब ये यूरोप जो है ये बना कैसे, दूसरा जो आता है इसके बाद वो आता है यूरोपियन यूनियन बनी कैसे, इंटीग्रेशन। नाउ इंटीग्रेशन, लाइक यू नो द लिटरल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन इज जुड़ना। इंटीग्रेशन ना 2 लेवल्स पे होती है कभी भी। जैसे लेट्स टेक, मैं एक क्लास में चला गया, दिस इज चेतन शर्मा एंड ही मीट्स पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 एंड सो ऑन पर्सन n। जितने ज्यादा लोगों को मैं मिलता गया उसको मैं क्या बोलूंगा कि मेरी हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन हो गई इन सब से। मोर, एक ही लेवल के ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं मिलता गया, हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड हो गया। एक दूसरा क्या है कि वर्टिकल इंटीग्रेशन, पहले इससे मेरी हाई हेलो थी, उसके बाद में हम इकट्ठे जाके बारबेक्यू नेशन खाना खाना शुरू कर दिया, नो फोन नंबर एक्सचेंज हो गए, अब ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स में से एक है। सिमिलरली ये नाउ व्हाट इज हैपनिंग, डीपनिंग ऑफ रिलेशंस। तो if you look at integration of European Union, it has happened on 2 levels. What are those 2 levels? Level 1 is expansion and level 2 is
डीपनिंग ऑफ रिलेशनशिप, एक्सपेंशन एंड डीपनिंग। ओके, तो इसमें हुआ कैसे है, पहला तो आप यही देखिए कि मैं आपको दिखाऊंगा धीरे धीरे कि 1951 में बेसिकली ना ऐसा नहीं हुआ कि वन फाइन डे ऑल दीज नेशंस गॉट टुगेदर कि यार चलो आओ लेट्स मेक अ यूरोपियन यूनियन। हुआ क्या है, इट स्टार्टेड ऑफ in 1951 when few countries thought कि यार let's make an organization। फिर 1957 more countries joined, then 1987 more countries joined, then subsequently over the course of years treaties होती गई, one treaty after another and number of जिसको बोलते हैं ना मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। तो पहला तो ये था। दूसरा क्या था, पहली ट्रीटी हुई लेट्स से कि यार यू नो व्हाट, नाउ दैट वी आर एक्टिंग लाइक वन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ अबाउट वी डू नॉट चार्ज कस्टम ड्यूटीज, कि यार मेरी कंट्री से कोई सामान आपकी कंट्री में आए, आपकी कंट्री से इधर आए, इधर से इधर आए, हमें कस्टम ड्यूटीज नहीं चार्ज करना चाहिए, वी शुड ट्रीट इट एज आवर ओन मटेरियल। फिर इसको हम बोल देंगे पहली चीज। दूसरी चीज हो गई, यू नो व्हाट, आपकी कंट्री के लोग यहाँ पे आके काम करें, हमारे इधर आके काम करें, वी शुडंट रियली माइंड, तो और डीपनिंग होगी। तीसरा बोला, यू नो व्हाट, हाउ अबाउट वी यूज सेम करेंसी, तुम अभी फ्रैंक यूज करते हो, मैं कोई और यूज करता हूँ, ये डॉलर यूज करता है, हाउ अबाउट वी ऑल यूज यूरो, और डीपनिंग होगी। बोला, यू नो व्हाट, हाउ अबाउट वी हैव आवर वन सिंगल आर्मी, और डीपनिंग होगी। So this thing, when the scope of partnership is increasing and the intimacy levels are increasing, that is what I'm calling uh, deepening of relationship. Expansion means that more and more countries are joining EU. Okay, तो I hope you are getting the point. अब इसमें ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इट ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। वाई? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑलवेज वांटेड that if these countries, all these countries, if they get together and act like a one joint, one single entity, then इधर से मॉस्को से कम्युनिज्म जो है इट कैन बी कंटेन्ड। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भी सपोर्ट रही और ईयू जो है इट बिकेम वन बिग स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखते हैं कि हाउ डिड इट कम इनटू पिक्चर, कि व्हाट वर दोज वेरियस ट्रीटीज विच एंश्योर्ड द फॉर्मेशन ऑफ ईयू। तो इसमें सबसे पहले 1951 में ट्रीटी हुई। ये आपको ना एज सच मैंने नोट्स में दे रखा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बस, लेकिन क्या होता है कि कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करने के लिए ना, इफ यू नो द बैकग्राउंड्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स, व्हेन यू गो थ्रू न्यूज़पेपर्स, व्हेन यू रीड मैगजीन्स, व्हेन यू जस्ट स्टडी कॉन्सेप्ट्स, यू हैव better capability to contemplate in a in a more with more wisdom because you know the background of everything. तो 1951 में सबसे पहले क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ कोयला एंड स्टील कम्युनिटी। ओके, तो ये सबसे पहले हुआ जिसमें कुछ कंट्रीज ने जो कोल और स्टील से रिलेटेड काम करते थे उन्होंने एक ट्रीटी की। तो ये माना गया यहीं पे कि यार यू नो व्हाट, कोल एंड स्टील ये इट यूज टू it has been used in history for making arms, but now after this treaty 1951 की ट्रीटी के बाद में हम सब कंट्रीज एक दूसरे से कोल और स्टील में ट्रेड करेंगे टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दिस विल ब्रिंग पीस टू द एंटायर यूरोप। दैट आर्म्स के लिए जो इसकी सिग्निफिकेंस यही है, एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस कोल एंड स्टील कम्युनिटी की, कि वो चीजें जो आर्म्स एंड एम्यूनेशन बनाने के लिए यूज होती थी अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होंगी। एंड है भी है, यूरोप में इंफ्रास्ट्रक्चर इज लाइक जस्ट वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन द वर्ल्ड। फिर 1957 में ट्रीटी हुई जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ रोम। इसमें और पार्टिसिपेंट्स बढ़ा दिए गए और एक यूरोपियन इकोनॉमिक ऐसे करके एक कॉरपोरेशन बना दी गई। फिर आया हमारे पास 1987 में, यहां पे आया सिंगल यूरोपियन
एक्ट, जिसने क्या किया, इट मेड यूरोप और ईयू, आई बेग योर पार्डन, वन मार्केट। अब ये क्या है, इसको आप थोड़ा सा समझ लो एक बार बच्चे। देखो, ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस, आई बेग योर पार्डन, ऑल दीज कंट्रीज, दीज आर एक्टिंग लाइक वन बिग मार्केट, दीज आर एक्टिंग लाइक वन बिग मार्केट। इसका मतलब क्या हुआ, यहां में कोई गुड्स बने हैं। अर्लियर अगर कोई स्पेन में कोई प्रोडक्ट बनता, उसको वो सिर्फ कहां बिक सकता था, स्पेन में। लेकिन अब वो फ्रांस में भी बिक सकता है, बेल्जियम में भी, जर्मनी में भी, इटली में भी, पोलैंड में भी, स्वीडन में भी। एंड सेम इज ट्रू अबाउट अ प्रोडक्ट दैट इज बीइंग मेड इन पोलैंड। वो स्पेन में बिक सकता है, फ्रांस में बिक सकता है, आयरलैंड में बिक सकता है, आज से कुछ साल पहले तक यूरोप में बिक सकता था। तो पहला तो हम एक दूसरे को मार्केट एक्सेस दे रहे हैं। दूसरी चीज, कोई चीज स्पेन में बनी मान लो 100 रुपए की, वो चीज को फ्रांस को एक्सपोर्ट करना है। लेकिन यहाँ पे बॉर्डर पे फ्रांस क्या करता है, फ्रांस बोलता है कि यू नो व्हाट, हम तो इसके ऊपर 20 रुपीज कस्टम ड्यूटी चार्ज करेंगे, हमारी कंट्री में आपका सामान भी तो बिक रहा है, तो वो 120 रुपए का हो जाएगा। लेकिन अगर ये सिंगल मार्केट की तरह एक्ट करेंगे तो फिर स्पेन का प्रोडक्ट ये 20 रुपीज नहीं लगेंगे, तो एक 100 रुपए का ही बिकेगा इधर भी फ्रांस में। सो दैट वेज स्पेन का प्रोडक्ट विल कंटिन्यू टू बी कंपेटिटिव इन फ्रांस। सिमिलरली फ्रांस का प्रोडक्ट विल कंटिन्यू टू बी कंपेटिटिव इन स्पेन एंड बेल्जियम एंड सो ऑन। नंबर 3, मान लीजिए स्पेन का एक प्रोडक्ट है, वो फ्रांस में गया, फ्रांस की एक करेंसी है, इसकी दो करेंसी है, और लेट्स से फ्रांस की करेंसी आजकल अच्छा नहीं कर रही है, स्पेन की करेंसी अच्छा नहीं कर रही, देन पीपल विल बी लाइक नो नो नो, वी आर नॉट बाइंग, कन्वर्जन में मेरे को नुकसान हो जाएगा, जब करेंसी की कन्वर्जन करेंगे तो मुझे नुकसान हो जाएगा। बट यहाँ पे कितना इजी है कि अगर सिंगल यहाँ पे बायर है फ्रांस में कोई बैठा और यहाँ पे कोई सेलर बैठा है, इसने इससे पूछना है कितने की दी ये चीज, वो बोलेगा जी 30 यूरोस की दी ये चीज मैंने, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चीज इज 30 यूरो। बस बिल कट जाएगा। ये भी उसी करेंसी में बात करता है, ये भी उसी करेंसी में बात करता है, ना कोई कन्वर्जन करनी है, ना कोई और प्रॉब्लम है, ना कोई कस्टम ड्यूटी चाहिए, ना कोई स्पेशल फ्रेट चाहिए, ना कुछ आपको पोर्ट्स को पैसे देने हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस कुछ नहीं चाहिए, यहां से प्रोडक्ट आएगा इधर चला जाएगा। नंबर 4, यहाँ पे एक पर्सन रहता है और उसने डिग्री की है से होटल मैनेजमेंट में, और ऐसा है कोइंसिडेंटली मान लीजिए कि स्पेन में ज्यादा होटल्स नहीं है, ऑल्दो मतलब मैंने गलत एग्जांपल लिया, स्पेन हैपेंस टू बी अ वेरी गुड डेस्टिनेशन, बट एनीवेज अज्यूमिंगली स्पेन में इतने होटल्स नहीं है और यहाँ पे इतनी जॉब्स नहीं है, पर ये बंदा जाके लग्जमबर्ग में जॉब कर सकता है। यहाँ पे मान लीजिए बहुत ज्यादा ट्रैवल डेस्टिनेशन हो, बहुत बड़ा ये, या इटली में बहुत ज्यादा ऐसे वाली जॉब्स हो, तो ये यहाँ जाके जॉब कर सकता है। तो इट इज एक्टिंग लाइक वन सिंगल मार्केट। नाउ एक और चीज, इसी चीज को हम और आगे बढ़ा देते हैं। तो लेट्स अब एक चीज की जाए, ये कंट्रीज मिलकर क्या करें, ये बोल रहे हैं कि यार पता क्या, हम ना अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी भी एक ही तरीके से बनाते हैं, अ वेरी कोऑर्डिनेटेड इकोनॉमिक पॉलिसी, सो दैट ये जो सारा एरिया है इसकी इकोनॉमी को प्रिडिक्टेबल बनाया जा सके। लेट्स से कि महंगाई हो रही है और इनको लगता है कि यू नो व्हाट, महंगाई हो रही है, लेट्स मेक एन इकोनॉमिक पॉलिसी विच विल कंटेन दिस इन्फ्लेशन। तो स्पेन भी वैसी ही पॉलिसीज बना दे, फ्रांस भी, जर्मनी भी, पोलैंड भी, ऑल दीज कंट्रीज आर फॉलोइंग सिमिलर काइंड ऑफ पॉलिसीज विच विल कंटेन इन्फ्लेशन, ऑल्सो नोन एज महंगाई। सिमिलरली मान लो महंगाई तो नहीं हो रही आजकल, बट जॉब्स भी नहीं है मार्केट में। और इन सबको लगता है कि यार एक काम करते हैं, लेट्स मेक एन इकोनॉमिक पॉलिसी जिससे ना महंगाई होती है तो हो, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ लेटर ऑन, बट जॉब्स क्रिएट हो जाए बहुत सारी। तो वो ऐसी फॉरेन पॉलिसी बना देगा और इधर से सबने कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी बनाई। तो इस तरह से ओवर, व्हेन कंट्रीज आर एक्टिंग लाइक दिस, when they are acting like single market, no separate taxation, no custom, no nothing like that, इसको हम क्या बोल रहे हैं, one market. This thing started to happen in 1987 when single European act was made to create one market. इसके बाद में जो important treaty आई
जो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप कभी भी यूरोपियन यूनियन की बात करोगे तो essentially the name European Union is coming from this treaty only, that was in 1992, जिसको हम बोलते हैं maastricht ट्रीटी। ठीक है, इस ट्रीटी ने फिर ये यूरोपियन यूनियन बनाई और इसका एक पार्लियामेंट बन गया और एक कॉमन फॉरेन पॉलिसी बन गई, सिंगल करेंसी एंड ऑल दैट, सो दैट दिस होल एंटिटी इज एक्टिंग लाइक वन सिंगल यूनिट। अगर आप देखोगे इट हैपेंस टू बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडीज ऑन अर्थ नाउ, बिकॉज इतनी इसमें फर्क क्या है ना, लुक एट द मेंबर नेशंस, बहुत स्ट्रॉन्ग नेशंस हैं इसमें, फ्रांस, जर्मनी, यूके, स्वीडन, फिनलैंड है ना, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, स्पेन, पोर्चुगल, इटली। ये कोई ऐसे वो नहीं है, इजी नेशंस नहीं है। कुछ नेशंस ने इसको नहीं भी ज्वाइन किया हुआ, फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड ने नहीं किया हुआ, नॉर्वे ने नहीं किया हुआ। नॉर्वे जैसी कंट्रीज है ना, ये क्या है, ये ईयू का पार्ट नहीं है, बट ये अदरवाइज ईयू के साथ में काफी कोऑर्डिनेटेड तरीके से चलते हैं, मतलब दे कोऑपरेट विद इट, नॉट लाइक कि कोई किसी टाइप की कोई रिजेंटमेंट है और इनकी आपस में लड़ाई है, कोऑर्डिनेट करते हैं। बट होता है ना कि सम पीपल लाइक देयर स्पेस, तो नॉर्वे के केस में वही हो रहा है इधर, बट काफी क्लोज कोऑर्डिनेशन है, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड इकोनॉमिक, जो एक ईईसी करके एक बॉडी है, नॉर्वे हैपेंस टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, कि ये कोऑपरेट करते हैं बट बट बाहर से ही रहते हैं, ज्यादा उसके ज्यादा वो नहीं करते, इंटरमिंगलिंग नहीं है ईयू के साथ में। देन 2007 यहां पे एक ट्रीटी हुई जिसको हम बोलते हैं लिस्बन ट्रीटी। लिस्बन कहाँ है, पोर्चुगल में। इस ट्रीटी ने किया फिर कि यार यू नो व्हाट, नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी एज वेल। सो आज की डेट में क्या है, इनकी एक कॉमन अच्छी सी इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी पॉलिसी भी है। तो यू कैन सी दैट from 1951, all the way from 1951 to 2007, over the course of 50 more than 50 years and through multiple treaties it came into picture। जो है ना EU ऐसे इवॉल्व हुई है, ये बहुत ऑर्गेनिकली इन्वॉल्व होने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। अपने वाली क्या, ये जो अदरवाइज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस कैसे बनी है कि वन सिंगल शॉट में बस बैठे और सबने बोला कि चलो लेट्स फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूनाइटेड नेशन एक बार बैठ के बना दी गई। ये ईयू बहुत डिफरेंट है, उससे ऑर्गेनिकली इवॉल्व की है। अब आते हैं इसके, अब हमने इंस्पिरेशन कर लिया, हमने वो कर लिया, ट्रीटीज कर ली, और हमने इंटीग्रेशन कर लिया, है ना, कि इंस्पिरेशन क्या है, इमैनुअल कैंट एंड विक्टर ह्यूगो, और वो इंटीग्रेशन में हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डीपनिंग, और तीसरा अब हमने किया है ट्रीटीज। फोर्थ हमारा ईयू में जो इंपॉर्टेंट है वो है इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस जो ईयू के हैं, इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस मैं आपको लिखवा रहा हूं। पहला है यूरोपियन काउंसिल। यूरोपियन काउंसिल जो है ये इनकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है, हाईएस्ट, इसको आप माइंड मत करना, हाईएस्ट बॉडी, ओके। तो ये क्या करती है कि इसकी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, रेगुलर मीटिंग्स हर साल मल्टीपल टाइम से बॉडी मिलती है, और इसी की बॉडी को मिलने को हम क्या बोलते हैं, व्हेन दीज यूरोपियन काउंसिल इज सिटिंग, हम बोलते हैं कि ईयू सबमिट हुआ है। तो ईयू ने किस तरह से काम करना है, क्या डिसीजन लिए गए, ये डिसाइडिंग बॉडी है यूरोपियन काउंसिल। इसके बाद में सेकंड आती है हमारे पास में काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। इसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लिख दें एक बार, एक सेकेंड। सबसे पहले आ गई हमारे पास यूरोपियन काउंसिल। ये कौन सी होगी बॉडी, हाईएस्ट बॉडी होगी जो डिसीजन मेकिंग में टॉप पे है, काउंसिल। दूसरे नंबर पे हमारे पास हो गई काउंसिल
ऑफ यूरोपियन यूनियन। ये क्या है? ये मिनिस्टीरियल काउंसिल है। इसमें क्या होता है, सारी कंट्रीज के मिनिस्टर्स आकर बैठते हैं और वो अपने आपस में डिस्कशंस करते हैं कि हाउ वी शुड टेक इट फॉरवर्ड। एक और जो बहुत थर्ड और इंपॉर्टेंट बॉडी है, तो ये हो गई हाईएस्ट। एक और जो बहुत थर्ड इंपॉर्टेंट बॉडी है वो है यूरोपियन कमीशन। ये क्या करती है? जो भी यहां पे डिसीजन लिए जाते हैं, यूरोपियन काउंसिल जो है ये डिसीजंस लेती है, उनको एग्जीक्यूट करवाती है एग्जीक्यूटिव बॉडी टू इम्प्लीमेंट यूज डिसीजंस। तो ये जो है ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी कमीशन, और ये जो है काउंसिल ये हो गई मोर ऑफ अ लेजिस्लेटिव बॉडी। इधर डिसाइड किया गया और इधर इंप्लीमेंट किया गया। इसके बाद एक और बॉडी है जो डेलिब्रेशन का काम करती है, जो डिस्कशंस करती है सब चीजों की, उसको हम बोलते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट। ये क्या है? जितनी भी कंट्रीज हैं, ऑल दीज कंट्रीज, उनको उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पे कुछ सीट्स एलोकेट की जाती है। तो मान लो कि पार्लियामेंट में टोटल 100, यूरोपियन पार्लियामेंट में टोटल 100 सीट्स हैं। तो लेट्स से फ्रांस को ज्यादा पॉपुलेशन हो तो उनको 12 सीट्स मिल गई, जर्मनी की उससे ज्यादा पॉपुलेशन हो उसको 15 मिल गई, और से स्वीडन की कम पॉपुलेशन हो उसको 3 सीट्स मिल गई। तो क्या होगा, ये जो 100 है यहाँ से 3 लोग आके बैठ जाएंगे स्वीडन से, 10 लोग आके बैठ जाएंगे फ्रांस से, और 15 आके बैठ जाएंगे जर्मनी से, एंड एज द केस में भी। ये जो यूरोपियन पार्लियामेंट है ये इट इज द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, जहां पे सारी कंट्रीज के वो आके बैठते हैं, मेंबर्स आके बैठते हैं। पर इसमें आप ये देखना कि जो इलेक्शंस होते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के, वो कंट्री वाइज नहीं होते। ऐसा नहीं है कि फ्रांस में आजकल इलेक्शंस हो रहे हैं या जर्मनी में हो रहे हैं, वो हो रहे होते हैं पार्टी लाइंस के ऊपर कि हाँ आजकल इलेक्शंस हो रहे हैं पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन के। तो यूरोपियन पार्लियामेंट जो है इसकी पूरे इस तरह से पूरे यूरोप में इसके चुनाव होते हैं, और पार्लियामेंट में जाके, जहाँ पे स्वीडन में इनका पार्लियामेंट है, वहाँ पे बेल्जियम में, बेग पार्डन, तो वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं सारे हर एक कंट्री के मेंबर्स। तो पूरे यूरोप में पार्टी लाइंस पे चुनाव होते हैं, ना कि कंट्री वाइज। ओके, तो दिस इज हाउ द यूरोपियन यूनियन हैज मल्टीपल बॉडीज। वन इज यूरोपियन काउंसिल। इसको आप ऐसे मानो कि यार ये तो हो गए आपके मेन मिनिस्टर्स, ये हो गए मिनिस्टर, मतलब सारे के सारे जो मिनिस्टीरियल काउंसिल बन गए यहाँ पे। कमीशन क्या है? एग्जीक्यूटिव बॉडी जो ईयू के डिसीजंस को इंप्लीमेंट करती है, और यूरोपियन पार्लियामेंट जहां पे सारे पार्लियामेंट से लोग आके बैठते हैं। नाउ अब आते हैं हम अगले टॉपिक के ऊपर, विच इज डीपनिंग। किसकी डीपनिंग कैसे हुई? मैंने आपको ये तो बता दिया कि किस तरह से मेंबर्स कंट्रीज जुड़ती गई 1951 में, और फिर उसके बाद में 1987 में। पर इसकी डीपनिंग कैसे हुई, तो थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। अगेन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ही इंपॉर्टेंट है ये। नाउ सबसे पहले 1952 में 6 कंट्रीज दे जॉइंट यूरोपियन यूनियन 1952 में। उसके बाद 1973 में सबसे पहली एक्सपेंशन हुई, जहां पे क्या हुआ कि यूके, आयरलैंड, डेनमार्क, इन कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया। 1981 में फिर उसके बाद में ग्रीस आया, तो 51 में 6 कंट्रीज ने बेसिक ने ज्वाइन किया। 1973 में यूके, आयरलैंड और डेनमार्क ने इसको ज्वाइन किया। इसके बाद में 1981 में ग्रीस ने इसको ज्वाइन किया धीरे धीरे। फिर 2004 में, जिसको बोलते हैं ना लार्जेस्ट एक्सपेंशन हुई, क्योंकि 1991 में क्या हो गया था कि रशिया टूट गया था, तो जो यूएसएसआर से टूटी हुई कंट्रीज थी बहुत सारी, उन्होंने इसको ज्वाइन कर लिया। 2007 में बुल्गारिया, ये आपको याद नहीं रखना है, ये बस मैं आपको बता रहा हूं कि आपको पता लगे कि कैसे बॉडीज बनी कैसे। और 2013 में क्रोएशिया। अभी फ्यूचर कैंडिडेट्स कौन से हैं? यूक्रेन एंड आइसलैंड।
ये दो फ्यूचर कैंडिडेट हैं जो शायद ईयू को ज्वाइन करेंगे जल्दी। तो नाउ यू सी कि हाउ 1951 से स्टार्ट हुई थी, धीरे 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 कंट्रीज ज्वाइन करती रही। अब आती है बात इस बात की कि आप बोलोगे सर आपने बोला कि जस्ट बिकॉज कोई कंट्री यूरोपियन है डज नॉट मीन कि वो मेंबर बन जाएगी एंड ऑल दैट, तो फिर क्राइटेरिया क्या है, कोई भी कंट्री यूरोपियन यूनियन का मेंबर कैसे बनती है? तो इस क्राइटेरिया को हम बोलते हैं कोपेन हेगन क्राइटेरिया। कहाँ है कोपेनहेगन? आई थिंक इट इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क। तो कोपेनहेगन क्राइटेरिया है इसका, वो क्या है? पहली चीज, कंट्री शुड बी अ यूरोपियन कंट्री बट नॉट इनफ। दूसरा क्या है? इट शुड हैव अ फंक्शनिंग मार्केट इकोनॉमी। क्या मतलब बना इस बात का? मार्केट इकोनॉमी होती है वो वाली इकोनॉमी जहां पे फ्री ट्रेड हो रहा होता है। सर जैसे इंडिया में भी अब मिक्स्ड इकोनॉमी हो चुकी है बहुत सारी चीजों पे, जैसे आपके मोबाइल फोन्स रिलायंस ने बना दिए, लोगों ने खरीद लिए, ठीक, पीपल आर बाइंग इट एंड देयर इज नो गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस। व्हेन द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इज डिसाइडेड बाय द मार्केट एंड इट इज नॉट डिसाइडेड बाय द स्टेट, देन वी से कि इट इज है मार्केट इकोनॉमी। अगर आपने सिंपलेस्ट वर्ड इसका लेना है तो आप ले सकते हो प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए। तीसरी चीज जो क्राइटेरिया है वो क्या है? फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। ये नहीं है कि डिक्टेटरशिप है आपकी कंट्री में, ह्यूमन राइट रिजीम है नहीं है और आपको यू का मेंबर नहीं बनाएंगे। चौथी चीज, यू शुड हैव ह्यूमन राइट्स, स्टैंडर्ड्स आपके चेक होते हैं अच्छे से, और प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। आप अपनी कंट्री में माइनॉरिटीज को अच्छे से रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। तो इस तरह के जो आइडियाज हैं उन सब पे बेस्ड होता है एक क्राइटेरिया इन्होंने सेट किया हुआ है कि वेदर यू आर वेदर यू आर मीटिंग दिस क्राइटेरिया और नॉट। तो थोड़ा सा मतलब लिबरलिज्म की तरफ, थोड़ा सा क्या है ही प्रॉपर लिबरलिज्म की तरफ टिल्टेड है कि हर इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन मिले, जिसने जैसे रहना है वैसे रहे, जिसको जो रिलीजन फॉलो करना है करे, डेमोक्रेसी आपकी कंट्री में होनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए और आप यूरोपियन नेशन होने चाहिए। देन यू आर एलिजिबल फॉर देन यू मीट द कोपेनहेगन क्राइटेरिया, देन दिस कंट्रीज और इनका पार्लियामेंट विल डिसाइड कि आपको देनी है मेंबरशिप कि नहीं देनी। अब इसमें आता है फिर चैलेंजेस। तो फिर इनके चैलेंजेस क्या है ये सुनो जरा। सो नाउ दैट वी नो अबाउट द क्राइटेरिया टू बी ए यूरोपियन यूनियन मेंबर, नाउ लेट्स लुक एट द चैलेंजेस। चैलेंजेस में सबसे पहला जो चैलेंज है ना वो है केस ऑफ टर्की। टर्की का क्या चैलेंज है? मैंने आज भी आपको बताया था ना सुबह की करंट अफेयर्स की क्लास में कि टर्की बहुत अल्ट्रा इस्लामिक होता जा रहा है। तो वो क्या है, ये देखो बच्चे, अगर एक बार हम ध्यान से देखें, ये देखो टर्की, ये रहा। बेसिकली क्या है कि प्रिडोमिनेंटली अगर आप देखोगे यूरोपियन यूनियन को तो ये क्या है, एक क्रिश्चियन बॉडी है। नॉट लाइक कि यूरोपियन यूनियन अपने आप को क्लेम करती है कि हम क्रिश्चियन बॉडी हैं, पर अगर आप देखो तो क्रिश्चियन बॉडी है। और जो टर्की है वो क्या है, प्रिडोमिनेंटली इस्लामिक है। अब होता क्या है कि ईयू कंट्रीज क्या चाहती हैं कि ये जो इस्लामिक वर्ल्ड है सारा का सारा, फ्रॉम सीरिया टू इराक टू ईरान, ये सारा का सारा ये जो इस्लामिक वर्ल्ड है इसके और यूरोप के बीच में टर्की बना रहे एक बफर जोन, एक बफर जोन रहे, ठीक है, कि ना तो बिल्कुल कट्टर वही है, इस्लामी है, इस्लाम इज नॉट कमिंग टू आवर डोर्स बिकॉज वी हैव टर्की इन बिटवीन। तो ऑल्दो चाहे टर्की पिछले कुछ सालों से उसका क्लेम था कि यार वी मीट दी कोपेनहेगन क्राइटेरिया, वी आर इन यूरोप, वी हैव फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, वी हैव फंक्शनिंग मार्केट इकोनॉमी, वी हैव गुड ह्यूमन राइट्स। अगर रोमानिया में ह्यूमन राइट्स हैं, बुल्गारिया में ह्यूमन राइट्स हैं, तो फिर टर्की में क्यों नहीं है? अगर इन सब में है तो वो बोलते थे हमें बनाओ। तो अब क्या है कि तो इसलिए इनको प्रॉब्लम रहती है कि यार ये इसको नहीं पसंद कर रहे, इनको है कि हम टर्की को बफर जोन बना के रखें। दूसरी चीज क्या है कि ईयू के ना ओपन बॉर्डर्स हैं, लाइक आई सेड कि स्पेन का जो कोई पर्सन है वो जर्मनी में जॉब कर रहा है, जर्मनी का पोलैंड में, पोलैंड का स्वीडन में, तो इनको लगता है कि इधर से
टर्की में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, इराक, ईरान, अल्जीरिया, जॉर्डन से, और वो टर्की का अपना आईडीज बनवा के फिर आ जाएंगे यूरोप में, और फिर ब्रिटेन वाला ही काम हो जाएगा। एक और जो प्रॉब्लम आती है कि हमारे यहाँ पे लोग भर जाएंगे इधर के टर्की के और इस तरफ के सारे। एक और जो तीसरी, तो पहली प्रॉब्लम आपको समझ आ गई, इसको हम बोल सकते हैं इस्लामोफोबिया। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, पॉपुलेशन की, कि इनको लगता है कि इधर से हमारे यहाँ पे लोग आ जाएंगे। तीसरी चीज क्या है, यूरोपियन यूनियन में विद इन दिस ऑर्गेनाइजेशन आपके पास में जो पावर रहती है वो, मतलब कंट्रीज को जो पावर्स मिली हुई है इस हिसाब से मिली हुई है कि उनकी पॉपुलेशन कितनी है। उस हिसाब से जर्मनी हैपन्स टू बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज इन यूरोपियन यूनियन। लेकिन अगर टर्की को ऐड कर देते हैं तो फिर जर्मनी को एक बहुत बड़ा चैलेंज मिलेगा टर्की की तरफ से विद इन यूरोपियन यूनियन। अब जर्मनी हैपन्स टू बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर, तो वो भी ज्यादा हक में नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि एंट्री ऑफ टर्की विल प्रोवाइड लाइक चैलेंज टू जर्मनी। तो जो पहला जो हमारा टॉपिक हम कर रहे हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस टू ईयू, उसमें पहला केस आपको समझ आ गया टर्की का। दूसरा क्या है, इन जनरल ही यूरोपियन यूनियन में बहुत सारी फॉल्ट लाइंस बनी हुई हैं। फॉल्ट लाइंस का मतलब बीच में लोग डिवाइडेड हैं कुछ कुछ आइडियोलॉजीज में। जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रीज हैं, कुछ हैं यूरोफिलिक, कुछ हैं यूरोफोबिक। जैसे यही लगा लो, आप ब्रिटेन को ही लगा लो। ब्रिटेन को है कि यार मेरी एक अपनी स्पेशल आइडेंटिटी बनी रहे और मैं ना यूरोपियन कंट्री बन के ना रह जाऊं एक येट अनदर। तो इसलिए क्या है कि उसको हम बोल सकते हैं यूरोफोबिक कंट्री। ऑन दी अदर हैंड जर्मनी है, वो बोलती है यार हम यूरोपियन पावर है, ठीक है। ऑस्ट्रिया को लगता है वो यूरोपियन पावर है, यूरोपियन फिलिक है, ये यूरोफोबिक है। ऐसी कहीं ना कहीं और भी कंट्रीज ऐसी हैं। तो एक तो कंट्रीज आर डिवाइडेड along these fault lines, यूरोफोबिक एंड यूरोफिलिक। दूसरा क्या है, ईयू में भी ना देर आर सम कोर कंट्रीज। एक और फॉल्ट लाइन क्या है कि देर आर सम कोर कंट्रीज एंड देर आर पेरिफेरल कंट्रीज। कुछ तो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, जैसे कि से जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, स्वीडन, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट कंट्रीज। ऑन दी अदर हैंड देर आर सम पेरिफेरल कंट्रीज जिनको अभी ऐड कर दिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया वगैरह, तो उनकी इतनी वैल्यू भी नहीं है। तीसरा जो तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, ये फॉल्ट लाइंस को रिमूव करना और यूरोफिलिक और यूरोफोबिक में कोऑर्डिनेशन बनाना, कोर और पेरिफेरल में कोऑर्डिनेशन बनाना। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा चैलेंज है, वो है नॉर्थ यूरोप और साउथ यूरोप। इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है। वो क्या है, ये देखो इधर सीरिया जो है, सीरिया, इराक, यहाँ पे बहुत सारी ह्यूमन राइट वायलेशन हुई है। उसकी वजह से इधर से लोग माइग्रेट होके आ रहे हैं इधर वाले नेशंस में। तो ज्यादा से ज्यादा जो लोग आ रहे हैं मिडल ईस्ट से माइग्रेट करके, जो हो रही है ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमिग्रेशन हो रही है, रिफ्यूजी क्राइसिस हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, इटली में, इन कंट्रीज में, ग्रीस में। यहाँ पे माइग्रेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे मिडल ईस्ट से भाग भाग के अपनी जान को बचाने के लिए। लोग हो क्या रहा है कि जो यूएसए है उसने यहाँ पे बॉम्बिंग की हुई है सीरिया में। अब यहाँ पे रशिया भी लड़ रहा है, सीरिया खुद भी लड़ रहा है, इराक, ईरान, ये सारा एरिया टर्बुलेंट है। तो उससे क्या हो रहा है कि इटली, ग्रीस वगैरह में माइग्रेशन हो रहा है, या फिर सो टू से साउथ यूरोप में माइग्रेशन हो रहा है। तो ये क्या है, ये बोलते हैं कि यार हम हमारा क्योंकि बॉर्डर लगता है तो सारे माइग्रेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, स्वीडन के पास, फिनलैंड के पास, नीदरलैंड्स, जर्मनी, तुम्हारे पास तो नहीं आ रहे, ठीक। और ये बोलते हैं यार हम तो ऑलरेडी इतना ज्यादा वो फेस कर रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहे हैं। 2007 में ना पूरी दुनिया में एक रिसेशन आया था बहुत स्ट्रॉन्ग, तो आज 13 साल हो गए। तो बोलते हैं एक तो वैसे इतना रिसेशन चल रहा है 2007 से, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट आप लोग तो वो नहीं कर रहे हो, माइग्रेंट खुद तो ले नहीं रहे हो, तो ये रिफ्यूजी क्राइसिस को बंद करना चाहिए। तो इस पे भी इनकी बात नहीं बन रही। पर इनको क्या है, जर्मनी वगैरह को, इनको लगता है कि यार यहाँ से ना ये आते रहने चाहिए, कोई बात नहीं, लेट टेक द रिफ्यूजीज। क्योंकि उनको क्या फायदा है, इवेंचुअली इनमें से कुछ फिल्टर होकर इधर आ जाएंगे, एंड देन जर्मनी, स्वीडन, बेल्जियम, नीदरलैंड्स विल गेट चीपर लेबर।
उनको फायदा हो जाएगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक फॉल्ट लाइन ये बनी हुई है नॉर्दर्न यूरोपियन और सदर्न यूरोपियन नेशंस की। तो पहली फॉल्ट लाइन थी हमारा केस ऑफ टर्की, दूसरा यूरोफिलिक यूरोफोबिक, तीसरा नॉर्दर्न यूरोप साउथ यूरोप, चौथा एक और जो ईयू में मसला चल रहा है वो क्या है कि कंट्रीज हैं जैसे कि ग्रीस, पिग्स कंट्रीज बोलते हैं, पोर्चुगल, इटली, ग्रीस एंड स्पेन, ये कंट्रीज में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं काफी टाइम से, जिसको बोलते हैं सॉवरेन डेट क्राइसिस, जो आपको राघव सर इकोनॉमी में कराएंगे डिटेल में। मैं यहाँ पे सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि जब किसी सरकार के पास बहुत सारा खर्चा हो और वो खर्चा करने के लिए उसके पास पैसे ना रहे हो क्योंकि वो इतने ज्यादा पैसे खर्च कर चुका है, ठीक, तो उसको हम बोलेंगे सॉवरेन डेट क्राइसिस। तो अब जैसे मान लो ग्रीस का एग्जांपल ले लो, ग्रीस ने क्या किया, इतने सालों से अपने लोगों से टैक्स लेता रहा कि यार यू नो व्हाट, जब आप बड़े हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे तो वी विल गिव यू पेंशंस, जब आप बड़े हो जाओगे वी विल गिव यू हेल्थ केयर। लेकिन रिसेशन आने के बाद अब गवर्नमेंट ऑफ ग्रीस के पास में पैसे नहीं है इस चीज के लिए। नाउ पीपल आर सेइंग कि यार हमने पूरी जिंदगी अपने एजुकेशन के लिए हमने सेव नहीं किया, अपनी हेल्थ केयर के लिए सेव नहीं किया, बिकॉज गवर्नमेंट वाज सपोज टू टेक केयर ऑफ इट। ना गवर्नमेंट इज सेइंग दैट वी डोंट हैव मनी, वी कैन नॉट डू दैट, देन पीपल आर कमिंग ऑन स्ट्रीट्स फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो इस तरह की जब सिचुएशन हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं सॉवरेन डेट क्राइसिस, कि जो आपकी सरकार है वही उसी को बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है, डेट क्राइसिस हो गया है। तो इस केस में बच्चे क्या है, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ग्रीस, कंट्रीज लाइक ग्रीस, दे आर ब्लेमिंग कंट्रीज लाइक जर्मनी। वो बोल रहे हैं कि इन्होंने जब ईयू में इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई है तो वही ऐसी बनाई है जिससे जर्मनी को तो बन गया नेट एक्सपोर्टर, और नीदरलैंड्स तो और ये बेल्जियम फ्रांस ये सब तो बन गए नेट एक्सपोर्टर्स, और हम सब बन गए बस यहाँ पे इनके गुड्स कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर्स। तो इस तरह से इनकी ये भी प्रॉब्लम चल रही है सॉवरेन डेट क्राइसिस की। तो एक ये इशू है पोर्चुगल, इटली, ग्रीस एंड स्पेन, पिग्स नेशन की ये प्रॉब्लम है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो इट इज गोइंग थ्रू वे टू मेनी चैलेंजेस। इन एडिशन टू दैट कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस भी हैं इनको, ये वाले आपको समझ आ गए होंगे, नोट्स में डिटेल में दिए हुए हैं। इन एडिशन टू दैट इनके जो एक्सटर्नल चैलेंजेस है वो क्या है, सबसे पहले तो वही रिफ्यूजी क्राइसिस, मिडल ईस्ट से बहुत रिफ्यूजीज आ रहे हैं, तो इनके लिए एक एथनिक डायलेमा हो गया है कि एथनिक डायलेमा ये है कि इनको घुसाया जाए ना घुसाया जाए। अगर नहीं घुसाते तो आप मॉरली आप ऐसे लगते हो कि भाई कोई, आर यू सेइंग अदरवाइज, इतने बड़े मॉरल प्रिंसिपल्स देने वाले दुनिया को यूरोपियंस, आर यू सेइंग कि कोई यहाँ मरता है मरे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा? हाउ कैन यू नॉट ओपन योर डोर टू दोज हु आर अदरवाइज गोइंग टू डाई? तो रिफ्यूजी क्राइसिस है। दूसरा फिर ट्रांसनेशनल टेररिज्म, उसमें जो एक स्पेशल यूरोप में प्रॉब्लम आ रही है टेररिज्म को लेके, जो चैलेंज है वो है जिसको हम बोलते हैं लोन वुल्फ अटैक प्रॉब्लम। लोन वुल्फ अटैक प्रॉब्लम क्या होती है ये सुनो, ये इंपॉर्टेंट भी है, लोन सिक्योरिटी में आपको पेपर 3 में काम आएगा। वुल्फ अटैक, ये प्रॉब्लम क्या है, ये बच्चे ऐसा है कि लेट्स से ये दिस इज द एंटायर यूरोप। यहाँ पे क्या होता है, मान लो यहाँ पे कोई पर्सन रह रहा है जो हु इज अदरवाइज बोर्न एंड रेज्ड इन फ्रांस ओनली, इधर का ही बच्चा है वो कहाँ से, पाकिस्तानी माइग्रेंट थे, उसके पेरेंट्स यहाँ पे आके रहने लग गए या जर्मनी में या पोलैंड में। इसने कोई आईएस या अल कायदा या कोई भी ऐसी बॉडी भी नहीं ज्वाइन की, बस क्या किया, उनसे इतना इंस्पायर हुआ कि वन फाइन डे ही डिसाइड्स कि यू नो व्हाट, आई एम गोइंग टू गो आउट एंड किल पीपल। अकेला गया और बस लोगों को मार दिया, अकेला गया कोई टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम दे दिया, अकेला गया एंड देन ही हैज इंडल्ज्ड इन सम सॉर्ट ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी। दिस काइंड ऑफ अटैक्स दे आर हैपनिंग इन यूरोप। वो बोल रहे हैं कि इसका पॉसिबली रीजन ये है कि जो यहाँ से गए उनके जो बच्चे वहां पे हैं, दे आर हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी क्राइसिस, दे डोंट रियली आइडेंटिफाई विद देम, फ्रांस वालों से भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते अगर वो फ्रेंच हैं तो, और ना ही वो आइडेंटिफाई कर पाते अपनी रूट से।
तो वो उससे फिर जब उनको ऐसा लगता है तो उनको एक आइडेंटिटी से मिलती है इधर से कि अरे हाँ यार, हाँ ये सीरिया में तो ये क्या ही हो रहा है मेरे मुस्लिम भाइयों के साथ या जिसके साथ में भी, एंड दे जस्ट अटैक. सो लोन वुल्फ अटैक इज वन प्रॉब्लम दैट दिस EU इज सफरिंग फ्रॉम. उसके बाद में फिर बाकी भी इनके साथ में प्रॉब्लम है. एक है जिसमें से प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज ऑफ, इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप. डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है कि अमेरिका फर्स्ट, मेक इन अमेरिका, हायर अमेरिकन बाय अमेरिकन. तो इनको है कि यार फ्री ट्रेड रखते हैं यूएसए के साथ में. यूएसए इनकी इतनी बड़ी मार्केट है और यूएसए से इतनी सप्लाईज भी आती हैं. सो डोनाल्ड ट्रंप को है कि यार बस अमेरिका इनवर्ड लुकिंग है बहुत ज्यादा, तो इस वजह से इनको एक ये प्रॉब्लम हो रही है. सो दीज आर दी चैलेंजेस ऑफ यूरोपियन यूनियन. सो आई होप आपको समझ आया. सबसे पहले यूरोपियन यूनियन का, इसकी इंस्पिरेशन फ्रॉम इमैनुअल कांट टू विक्टर ह्यूगो. दूसरा इसकी इंटीग्रेशन, तो वर्टिकल इंटीग्रेशन भी बहुत हुई है और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन भी बहुत हुई है. तीसरा आपको समझ आ गया क्राइटेरिया क्या है मेंबर बनने का. चौथा ट्रीटीज भी आपको समझ आ गई. पांचवा इसके चैलेंजेस भी समझ आ गए, एंड सो ऑन. सो दैट इज योर यूरोपियन यूनियन इंडिपेंडेंटली एज एन ऑर्गेनाइजेशन. अब हम देखते हैं, या पहले हम देखते हैं अब इंडिया EU. इंडिया के यूरोपियन यूनियन के साथ कैसे रिलेशन. इंडिया EU जो है बहुत ही सिंपल टॉपिक है और इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन आ सकता है. तो इंडिया EU के बारे में क्या बोला जाता है, सुनो. इट्स फनी बट इंडिया EU रिलेशनशिप आर कॉल्ड अ लवलेस अरेंज्ड मैरिज. वाई डू वी कॉल इट अ लवलेस अरेंज्ड मैरिज. बोलते हैं कि वैसे तो ऑन पेपर तो इंडिया और EU की है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, बट इन रियलिटी देर इज नाइदर एनीथिंग स्ट्रेटेजिक नॉर पार्टनरशिप बिटवीन द टू नेशन. जब आप प्रैक्टिकली देखते हो तो आपको लगता है कि यार कुछ ऐसे कॉपरेशन तो खास है नहीं है इन दोनों के बीच में. हाँ, वैसे कहने को इन्होंने बोल रखा है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो प्रैक्टिकली देखते हो उससे क्या मतलब है. सबसे पहले तो आप ये लगाओ कि यूरोपियन यूनियन का जो पाकिस्तान को लेके इशू रहता है, दैट इज नॉट इन फर्स्ट. जो EU का EU स्टैंड ऑन पाकिस्तान, वो इज नॉट इन सिंक विद इंडिया स्टैंड. तो यूरोपियन यूनियन यूजुअली बोल देता है कि नहीं, पाकिस्तान इज नॉट पाकिस्तान इज नॉट परपेचुएटिंग टेररिज्म बट इट इज सफरिंग फ्रॉम टेररिज्म. ठीक, तो पहला तो ये. दूसरा, यूरोपियन यूनियन का स्टैंड ऑन कश्मीर. तो ये कई बार ये ऐसी वाली बातें कर देते हैं कि इंडिया ने ह्यूमन राइट वायलेशन किया है कश्मीर में एंड ब्ला ब्ला ब्ला. तीसरा, यूरोपियन यूनियन का स्टैंड ऑन वेरियस मैटर्स इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. जब हम अब आपको कराएंगे ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मैं भी कराऊंगा आपको IR में और राघव सर भी कराएंगे इकोनॉमी में. तो WTO में आप देखोगे कि बहुत सारे इश्यूज है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इशू है, सब्सिडी से रिलेटेड इशू है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इशू है. उसमें जैसे यूरोपियन यूनियन वांट्स इंडिया टू पे फॉर दी वर्ल्ड, जो भी खर्चा हो रहा है दुनिया का क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए. पर इंडिया बोलता है कि हमारी कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. डिफरेंशियल है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर यूरोपियन यूनियन की ज्यादा है, हमारी कम है. तो वहां पे भी प्रॉब्लम होती है. तो फिर आपके WTO में भी प्रॉब्लम्स रहती हैं. फिर फॉर एग्जाम्पल एक और जो इशू रहता है वो रहता है रशिया को लेके. रशिया ने कुछ साल पहले यहाँ पे इधर एक एरिया है यूक्रेन के नीचे, क्रीमिया, उसको रशिया ने एनेक्स कर लिया था, अपनी कंट्री में मिला लिया था. तो जब वो किया उसने, तो इंडिया का स्टैंड जो था वो EU के स्टैंड से मीट नहीं किया. इस तरफ इधर ना, क्रीमिया, CRIMEA, क्रीमिया के एनेक्सेशन पे भी हमारे मैच नहीं के व्यूज. तो उस तरह से अगर आप देखोगे तो फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन पेपर तो कर ली है, लेकिन ग्राउंड पे हमारे इतने ज्यादा वो नहीं हो रहे हैं. कंक्रीट मैटर्स जहां पे आते हैं वहां पे ज्यादा डाइवर्जेंस है. तो अब अदरवाइज अगर एक और जिसका, इसी का मैं एक चीज आर्ग्यूमेंट ऐड करने के लिए बता रहा हूं कि जैसे EU जो है ये पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट करता है.
स्पेंडिंग करता है, जिसको हम बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये जो करता है इंडिया रिसीव्स ओनली 1% ऑफ ईयूज एफडीआई। चाइना ऑन द अदर हैंड रिसीव्स अबाउट 10% ऑफ यूज एफडीआई। तो इंडिया बोलता है कि यार आप हमारी कंट्री में इन्वेस्ट ही नहीं करते हो। वो बोलते हैं आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करने की हालत ही नहीं है, आपके यहाँ पे करप्शन इतनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लाइट नहीं आती, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी मुश्किल है, एंड देन सो ऑन। हम बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, अब थिंग्स आर डिफरेंट। तो खैर, तो उस तरह से अगर आप देखोगे तो इतनी कॉपरेशन थोड़ी सी मिसिंग है। इस कॉपरेशन को थोड़ा ठीक करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ही अडॉप्टेड समथिंग कॉल्ड एजेंडा 2020। ये एजेंडा 2020 क्या है कि जिसके अंदर हमने सोचा था कि इंडिया और ईयू, जस्ट लाइक इंडिया एंड आसियान, इंडिया एंड ईयू विल हैव फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इन गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा सो दैट वी आर हैविंग बेटर रिलेशनशिप। काफी ट्रेड होने लग गया हमारे बीच में, और उनके गुड्स यहाँ आ रहे हैं, हमारे उधर जा रहे हैं, सर्विसेज इधर जा रही हैं, उधर आ रही हैं, तो उससे रिलेशनशिप बेटर होंगे। बट कुछ ना शॉर्ट कमिंग्स है व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड ईयू। देर आर सर्टेन शॉर्ट कमिंग्स। वो क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ईयू के कंसर्न, यूरोपियन यूनियन के क्या कंसर्न है इंडिया को लेके। वो बोलते हैं कि इंडिया उन सेक्टर्स में बहुत प्रोटेक्शनिस्ट हो जाता है, वो सेक्टर्स, उन सेक्टर्स को ओपन अप नहीं करता यूरोप के लिए, ओपन अप नहीं करता इंडिया यूरोप के लिए द सेक्टर्स इन विच ईयू हैज एडवांटेज, वेयर यूरोपियन यूनियन हैज एडवांटेज। तो बोलते कि कैसे? वो बोलते कि लेट्स टेक फॉर एग्जांपल फर्स्ट थिंग, डेनमार्क का जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो उसका दूध है, चीज है, एंड देन सो ऑन, वो सारे के सारे इंडिया में बिकने चाहिए, बट इंडिया इसमें प्रोटेक्शनिस्ट है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम है। जैसे इंडिया में अभी हमारे घरों में दूध कहाँ से आता है? अमूल, है ना, मदर डेयरी, ये वाला, या फिर कोई दूध वाले भैया आपके उधर घर के बाहर दूध दे के जाते होंगे। सो अगर डेनमार्क का दूध आ जाता है डेयरी का, तो इसके लिए ना ये सब जो है ना अमूल, मदर डेयरी टाइप जो कॉपरेटिव्स है, दीज कॉपरेटिव्स दे अपोज कि नहीं नहीं नहीं, ये डेनमार्क का, ये स्वीडन का, बेल्जियम का दूध इंडिया में नहीं आना चाहिए, इनके डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं आने चाहिए, बिकॉज अमूल के पास दूध कहाँ से आ रहा है? पूरे गुजरात में, यहाँ वहां पे जो गांव में रूरल लेडीज काम कर रही हैं, घर पे पति ही खेती करते हैं, हस्बैंड गोज आउट फॉर फार्मिंग एंड द वाइफ इज टेकिंग केयर ऑफ से वन कैटल एट होम। वहां सबसे कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, वेर का एंड ऑल दिस बॉडीज प्रोसेस करते हैं और फिर लोगों को देते हैं। तो इनको लगता है कि अगर डेनमार्क से हमें इतना ज्यादा कंपटीशन आ जाएगा, तो जो मिलियंस ऑफ रूरल वुमेन है, दे विल रन आउट ऑफ, जो डेयरी प्रोड्यूसर्स हैं स्पेशली वुमेन, दे विल रन आउट ऑफ लाइवलीहुड। तो इसलिए हम नहीं कर सकते। तो अमूल है, ये तो काफी ज्यादा बोलता है इसके अगेंस्ट ना कि टैरिफ लगाना चाहिए जो डेनमार्क से प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे यहाँ पे। लेकिन ये है कि ईयू को होता है कि नहीं नहीं नहीं, हमारे प्रोडक्ट्स तो आप बिकने नहीं देते। दूसरी चीज है ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में भी यही है। तो वो क्या है, वो उनको लगता है कि यार जो BMWs हैं या इस तरह की गाड़ियां जर्मनी से आती हैं, से कोई 100 रुपीज़ की गाड़ी या 150% टैक्स लगा देते हो, वो 250 रुपीज़ की हो जाती है। इतनी महंगी गाड़ियां क्यों होती हैं हमारी? तो फिर बिकते नहीं है, लोग फिर मारुति खरीदते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इसका ऑपोजिशन करते हैं, तो ये चाहते हैं कि ये लिबरलाइजेशन करो, ये टैक्स लगाना बंद करो। इसका ऑपोजिशन करते हैं इंडियन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन। ये बोलती है कि आज जब जर्मनी से कोई गाड़ी 100 रुपए की बनके इंडिया में आती है और हम उस पर 150 रुपीज टैक्स लगा के 250 के बेचते हैं, तो BMW को क्या लगता है कि यार यू नो वट, जो गाड़ियां इंडिया में बेचनी है ना, इसको इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग फ्रॉम जर्मनी, मैं इंडिया में ही प्लांट लगा देता हूँ, और जब मैं लगा दूंगा तो यही गाड़ी जो 100 रुपीज की है, वो मैं 100 रुपीज की वहां बना के बेच दूंगा। तो इस वजह से इंडिया में ऑटोमोटिव सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ये जो इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, बेगर पार्टी,
ये कहते, इनको लगता है कि कुछ तो हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, अदरवाइज मेक इन इंडिया तो आपका बस धरा रह जाएगा और जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्री है वो भी नहीं आएगी, एंड द कार्स विल स्टार्ट टू कम फ्रॉम जर्मनी, you know, completely made from there only, and no manufacturing shall be done in India. Similarly, see pharmaceutical sector. फार्मा में तो अगर हमने यूएसए कर लिया, जो यूएसए के ग्रीवेंसेस हैं वही ईयू के ग्रीवेंसेस हैं, दैट इंडिया शुड अमेंड इट्स आईपीआर एंड इंडिया शुड अलाउ फॉर एवरग्रीनिंग, इंडिया शुड नॉट डू कंपल्सरी लाइसेंसिंग। अब ये आपको याद है ना क्या था इंडिया यूएसए में, तो ये वाले जो है आईपीआर रिलेटेड इश्यूज से रिलेटेड है फार्मा का। तो इस तरह से उनके ग्रीवेंसेस हैं। इंडिया के क्या ग्रीवेंसेस हैं, ये तो है ईयू के। इंडियाज कंसर्न्स, इंडिया के कंसर्न है सबसे पहला तो ये कि ईयू जो है इसने इंडिया को डेटा सिक्योर नेशन, डेटा सिक्योर नेशन का स्टेटस नहीं दिया हुआ। इफ दिस स्टेटस इज ग्रांटेड टू इंडिया, देन देर इज लाइक्लीहुड ऑफ जंप इन इंडियाज बीपीओ सेक्टर। होगा क्या कि इंडिया में जो अभी राइट नाउ क्या होता है कि लेट्स टेक कोई स्वीडन की कंपनी है, उसको अपना सेंटर बनाना है इंडिया में, कोई कॉल सेंटर बनाना है, यहाँ से इधर डेटा शेयर करना है, तो वो ना फिर करते नहीं है कि नहीं यार इंडिया में डेटा सिक्योर नहीं है ऑन। और प्राइवेट कंपनीज को अगर करना होता है तो वो कर लेती हैं, पर उसको अपने कस्टमर्स को बताना पड़ता है डिस्क्लेमर कि यार दैट योर डेटा इज बीइंग शेयर्ड विद लाइक वन ऑफ आवर ऑफिसेज, जो बीपीओ है हमारा ऑफिस इंडिया में है और आपका डेटा वहां पे जाएगा, एंड डेटा सिक्योर नेशन का स्टेटस नहीं है। और जो स्वीडन के गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो तो वैसे ही कोई भी काम आउटसोर्स नहीं करेंगे इंडिया को, क्योंकि भाई नहीं, वी कैन नॉट ट्रस्ट इंडिया विद द डेटा। तो इसमें क्या होता है कि अगर इंडिया को डेटा सिक्योर नेशन वो देते हैं तो फिर इंडिया की आईटी, इंडिया के कॉल सेंटर्स, इंडिया का कॉल सेंटर जिसको बोलते हैं बीपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, सो इस सेक्टर में काफी जंप मिल सकता है। एंड इंडियन गवर्नमेंट recently has taken steps in cyber security including amendment in IT Act, and no matter what India tries, but it continues to it just fails to satisfy European Union, so that is very problematic. एक जो चीज और है ना जो इंडिया का कंसर्न है वो क्या है देखो इंडिया के पास किसी भी कंट्री को देने के लिए सबसे ज्यादा क्या है, ह्यूमन बींग, ठीक है, वी हैव ह्यूमन बींग्स। सो इंडिया क्या चाहता है कि इंडियन प्रोफेशनल्स दे शुड हैव द लिबरल दे शुड हैव दिस liberal domain, that they should be able to move to European Union to work. Now European countries as well as companies, they often do not recognize Indian degrees. Indian universities से पढ़ के जो लोग जाते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से पढ़ के जब गए उसके बाद में वहां पे 1 साल 2 साल पीछे बैठते हैं, देन दे हैव टू डू सम अदर डिग्री, यूरोपियन डिग्री और सर्टिफिकेशन, उसके बाद में दे बिकम एलिजिबल फॉर अ जॉब। पर उसमें क्या हो जाता है 3-4 साल से बंदे ने काम नहीं किया होता, वो वैसे मतलब इससे क्या होता है कि इंडियन प्रोफेशनल्स, लाइक सिंपली स्पीकिंग इंडियन प्रोफेशनल्स should be allowed to work in EU without having to do another degree or another certification. That is India's concern. एक और जो प्रॉब्लम है ना अदरवाइज विच इज नॉट इंडियाज कंसर्न और यूज कंसर्न एज सच, बट इट इज अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। वो क्या है कि इंडिया में भी ना क्या है, वी हैव यूनियन गवर्नमेंट, वी हैव स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत सारी, एट द सेम टाइम यहाँ पे भी पार्टीज चेंज होती रहती हैं। चलो अब तो अलग बात है, नाउ वी हैव मोदी जी फॉर द लास्ट 6-7 years, अदरवाइज यू हैव कांग्रेस, यू हैव बीजेपी, यू हैव अलायंस, सबका मिलके कोalition। सिमिलरली आपने ईयू को भी देखा, ईयू हैपन्स टू बी अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड बॉडी। ये जो बॉडीज होती है ना विच आर मेड ऑफ सो मैनी नेशंस, ऐसे इनको हम बोलते हैं सुप्रा नेशनल बॉडीज, सुप्रा नेशनल, दिस इज नॉट लाइक विद इन अ नेशन, तो बियॉन्ड नेशंस, नेशंस के भी ऊपर। तो
EU happens to be a supranational body with a very complex structure. कोई इसमें वो है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई यूरोपियन यूनियन कमीशन है, कोई यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट है, कोई यूरोपियन यूनियन काउंसिल, मिनिस्ट्रियल काउंसिल है। तो उसमें ना इंडिया को यूरोपियन यूनियन के साथ इंटरेक्ट करने में और यूरोपियन यूनियन को इंडिया के साथ में इंटरेक्ट करने में बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी फील होती हैं कि दैट हाउ टू गो अबाउट इट। सो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से थिंग्स आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड। हाउएवर इंडिया नाउ इज ट्राइंग टू पुश इट फॉरवर्ड, लाइक आई सेड कि मोदी जी लेके आए एजेंडा 2020 जिसके अंदर वो तो कोविड हो गया, अदरवाइज ही वांटेड टू हैव FTA विद दिस कंट्री, this union, European Union. On top of that, Modi ji has been trying, like BJP, the current government has been trying to have good one-on-one relationship with France, with UK earlier, अभी भी Germany, Sweden, इन सब जो important countries है ना इनके साथ में, कि because once we have good one-on-one relation with these countries, then obviously हम free trade agreement को भी ज़्यादा अच्छे से conclude कर पाएंगे, because the main members of this organization would be willing to have proper good healthy relations with India. Okay, so this winds up our India and US